चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये सबसे काइंड ऑफ इजी चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं। लेकिन इसमें है ना कि थोड़ी सी थ्योरी भी है, तो थ्योरी भी ध्यान रखना पड़ेगा। और थ्योरी में जो लाइंस है ना इंपॉर्टेंट थोड़े से होंगे। देखो, सबसे पहले सेट के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो पढ़ते हो सेट क्या होता है, जैसे कोई भी एक एग्जांपल से हम चल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जितने क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग भी एक सेट का हिस्सा हो सकते हैं, और इस सेट को हम बोल सकते हैं कि वो सारे पीपल जो कि अभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इन सारे पीपल का अगर हम एक सेट बनाते हैं, तो वो जो हमारा सेट मतलब वो जो कलेक्शन बनेगा वो कलेक्शन ही सेट कहलाता है। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। अब सेट में सबसे खास कंडीशन क्या है ना कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि मैं पीपल बोल रहा हूँ ना, तो ये पीपल को डिफाइन करने के लिए मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो क्लास कर रहे हैं या फिर जो क्लास में अभी प्रेजेंट है। तो ये जो क्लास में प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं ये बताता है वेल डिफाइंड। जैसे कि सेट के जो एलिमेंट है वेल डिफाइंड होने चाहिए, मतलब हम उन्हें पहचान पाएँ। अब ऐसे मैं बोल दूं बस पीपल, तो पीपल बोलने का मतलब एक लिमिटेड मतलब ये नहीं हुआ ना। पीपल मतलब तो कहीं के भी पीपल हो सकते हैं, बाहर इतने सारे पीपल हैं। ठीक है, तो जब तक हम कुछ एक डिफाइन नहीं करते हैं किसी भी एक टर्म को या फिर किसी भी एक कलेक्शन को, तब तक वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, प्राइमरी कंडीशन। ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक लाइन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। और आप लोग नोटिस करोगे पेपर इजी होता है ना, तो यही सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जिसे पता रहेगा ना उसे 5 से 10 सेकंड लगेंगे। और एग्जाम में इसी में टाइम प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप 10 सेकंड में नहीं कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में सोच रहे हो कि क्या इसका आंसर करूँ, तो टाइम प्रॉब्लम होना पक्का है 100%। ठीक है, तो सबसे पहला जो कोई भी एक सेट रहेगा अपना, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन रहेगा ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन हम नहीं करते हैं। ये पीपल हो सकता है, पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अपना मैंने सेट बताया कि सारे पीपल जो कि क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैथ की क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब इसमें आप लोग क्या हो गए, मेंबर हो गए। सारे लोग जो अटेंड कर रहे हो, तो इनको मेंबर या फिर एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ क्लियर होगा, एक तो सेट क्या होता है, दूसरा सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग हर एक लोग एक एलिमेंट हो इस क्लास के। इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हम करके डिफरेंट सेट्स बना सकते हैं, लेकिन ये एक क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि ऑल पीपल अटेंडिंग दिस क्लास। अब इसमें अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स को अलग कर दें तो दो डिफरेंट सेट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो सेट जो है ना, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे कोई सेट अगर हमें बनाना है ना, तो ऐसे करके आपने देखा होगा A=2 ऐसे करके लिखा रहता है ब्रैकेट, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल टेबुलर फॉर्म होता है। फिर एक अपना आता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम एक डेफिनेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब उसको देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लो, जैसे कि मान लो अपना सेट हुआ। अब सेट का एक जैसे एग्जांपल लिखता हूँ, A=, ये अपना सेट हुआ, तो ABCD ऐसे हम एग्जांपल से दिखाते हैं। अब खास बात यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो बाहर वाला होता है ना, जो सेट का नाम होता है, उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये जनरली ऐसा होता है एज पर डेफिनीशन, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैं कैपिटल लेटर से ही करूँ। कई बार सेट को हम मतलब कुछ और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपने मन के ऊपर है। ठीक है, वैसा ही अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को एक जनरल डेफिनेशन से हमने बोल रखा है कि इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। नेक्स्ट देखो, अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत इसलिए है ना क्योंकि एक स्टैंडर्ड नोटेशन होना चाहिए। जैसे कि अब होगा ये कि एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं होने से, मान लो हम इंडिया में हैं, हम कोई डेटा भेज रहे हैं, डेटा में अपने सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो हम अगर अपने फॉर्मेट में करके भेजें और वहाँ पे जो दूसरे कंट्री में पर्सन बैठा है, या फिर मान लो इंडिया में ही डिफरेंट स्टेट्स का केस ले लो, मान लो जैसे कि एक स्टेट का डेटा किसी दूसरे स्टेट में हमने भेजा। अब अगर एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो दिक्कत ये आएगी ना कि सामने वाला पर्सन जो है दूसरे स्टेट का, वो समझ नहीं पाएगा कि डेटा में मैंने क्या कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना रिलेवेंस खो देगा। इस वजह से हम एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसे फॉलो करते हैं। इसमें जो अपना पहला है वो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो सबसे यूजुअल सबसे इजी है, इसमें सिंपली सेट का कुछ नाम दे दो कैपिटल लेटर से जैसे नाम देते हो, और उसके अंदर में एलिमेंट्स को एज इट इज़ इंडिविजुअली लिख दो। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा था कि क्लास में अभी जो प्रेजेंट हैं सारे स्टूडेंट्स, तो इस एग्जांपल में भी आप ऐसा कर सकते हो। इस सेट का नाम मान लो क्लास दे दिया, अब इसके अंदर में जो भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो, अंदर में सारा नाम लिख के ऐसे क्लोज कर दोगे। ये हो गया अपना जो सेट हम बात कर रहे थे उसका एक
रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अब वो सुनो। देखो, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कॉमा से हम सेपरेट करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं सारे। ठीक है, ये पहला पॉइंट। सेकंड चीज़, ये जो सेट होता है ना, ये जो फॉर्मेट मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन का, रोस्टर फॉर्म, इसमें दोनों साइड में ये कर्ली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। ये बताता है कहाँ से अपना सेट शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, इसके बीच में जो अपने एलिमेंट्स रहेंगे ना, इस ब्रैकेट के बीच में, मतलब कर्ली ब्रैकेट जो अपना है, इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों के बीच में जो रहेंगे वही अपने एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके, इसके बाद अगला चीज़ देखो, इसमें ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में जैसे यहाँ पे मैंने अगर सेट ऑफ वॉवेल्स बोला, तो वॉवेल्स में ए ई आई ओ यू लिखूँ, या फिर मैं उल्टा करके इधर से यू ए आई ओ ई कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है ऑर्डर। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना कि किसी भी मतलब सेट में एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट अलाउड नहीं होता है। ओके, अगर कोई भी एक सेट है उसमें एलिमेंट्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे कि आपको ध्यान होगा, आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब बनाते होगे तो वहाँ पे कोई एक नाम जैसे रहता है, मान लो एक रिपब्लिक वर्ड हो गया। ठीक है, तो अब इसमें मान लो कुछ अगर रिपीट भी कर रहा है, वैसे इसमें शायद नहीं कर रहा है, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो सेपरेटेड, ये वाला वर्ड देखो, सेपरेटेड में यहाँ पे ए दो बार है। ठीक है, लेकिन जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना एक सेट के फॉर्म में, तो ये दो ए होते हुए भी हम उसको एक ही बार लिखेंगे। जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जितने एलिमेंट्स हैं इस वर्ड में, उनको हम एक एक बार ही लिखते हैं। जैसे ए दो बार है तो इसको हम दो बार रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम एक बार ए लिख देंगे, तब भी अपना काम हो जाता है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है रोस्टर फॉर्म में। आप आगे में देखोगे बहुत जगह एग्जाम्पल में दिखेगा आपको कहीं कहीं पे कि एक मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक ही एलिमेंट को दो दो बार लिख दिया है, तो लिख देता है। लेकिन जब स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन आप करोगे ना, जब आप आंसर कभी भी रिपोर्ट करोगे, उसमें ध्यान रखना, उसमें हमेशा एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। जैसे सेट के इक्वालिटी के लिए आपको मैं बताऊंगा आगे में, जैसे ए मान लो 1 2 3 एक सेट हो गया। ठीक है, दूसरा सेट मान लो ऐसा हो गया 1 1 2 3 3, ऐसा सेट मैंने लिख दिया। ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो आप अगर ऐसे देखोगे रोस्टर फॉर्म के हिसाब से, इसको तो सेट होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये सेट काइंड ऑफ डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, रोस्टर फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ है प्रॉपरली, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जब भी आंसर रिपोर्ट करते हैं तो ध्यान रखना कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। आई होप क्लियर है ये वाला। नेक्स्ट देखो अपना सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म ये होता है, जैसे कि मैंने पहले डिफाइन किया कैसे, मैंने एक सेट का एग्जांपल दिया, ऑल द पर्सन्स अटेंडिंग दिस क्लास। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन मैंने बोला ना, ये वर्ड्स के फॉर्म में जो मैंने सेट को डिफाइन किया, इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, या फिर रूल मेथड, मतलब एक प्रॉपर रूल के हेल्प से हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये अपना सेट है। इसमें हम एलिमेंट्स डायरेक्टली नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, वी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ देखो, यहाँ पे वी लिख के और हमने सारे एलिमेंट्स को लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक भी एलिमेंट दिख नहीं रहा होगा डायरेक्टली। ठीक है, बस हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे डाल दिया है। अब जैसे ये कब काम आता है, अब मैं आपको बताऊँ, आपको मैं बोल दूँ कि आप ऐसे इस वाले फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो एक तो तरीका है आप आगे डॉट डॉट लगा दोगे, लेकिन उससे बेटर तरीका ये हो जाएगा ना, अगर मैं लिख दूँ एन इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, या फिर एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे कुछ लिख दूँ, ऐसे ज़्यादा बेटर लगता है ना। तो इस वजह से दोनों फॉर्म्स अपना इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म्स जरूरी हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी एलिमेंट्स रहेंगे इस सेट के, इस सेट में जितने एलिमेंट रहेंगे उनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। जैसे यहाँ पे सेट ऑफ वॉवेल्स हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो ये सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन सबके बीच में एक सिमिलरिटी है, इनके बीच में एक रिलेशन है कि सारे वॉवेल्स हैं। ठीक है, ये अपना डेफिनेशन है इनका। वैसा ही सेम अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं,
तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसमें सारे जो नंबर्स होंगे ना उनका आपस में रिलेशन क्या है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। आप जैसे इस क्लास में पढ़ रहे हो सबका रिलेशन क्या है कि आप लोग एक साथ में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप सब मैथ्स पढ़ रहे हो अभी। ठीक है, ऐसा ही कुछ एक कॉमन रिलेशन हम निकालते हैं। ठीक है, रिलेशन या फिर एलिमेंट्स के टर्म में बोलें तो एक कॉमन प्रॉपर्टी निकालते हैं जो कि यूनिक होता है उस ग्रुप के लिए या फिर उस कलेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स होंगे तभी उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, अदरवाइज कुछ और होंगे। जैसे जीरो में बोल दूं, जीरो कभी भी इस सेट को बिलोंग करेगा ही नहीं। ठीक है, तो बस ये डेफिनेशन याद रखना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट पोजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब जैसे अगर हम बात करें वॉवेल्स की, तो अगर हम वॉवेल्स बोल रहे हैं ना, हम स्पेसिफिकली वॉवेल्स बोल रहे हैं, ए ई आई ओ यू के अलावा कोई भी एलिमेंट इस सेट के प्रॉपर्टी को होल्ड करता ही नहीं है। तो हम इस सेट में ऐसा नहीं बोल सकते कि बी भी आ जाएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, तो ये सेम सेट हो गया 1 2 3 4 5 वाला। तो ये जो हम डेफिनेशन के फॉर्म में कर रहे हैं ना, ये तब ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है जब हम ऐसे सेट को डिफाइन कर रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स हमें सारे के सारे नहीं पता या फिर बहुत सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की जगह पे जैसे मैं बोल दूं कि सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स, तो आप या तो 21 एलिमेंट्स इंडिविजुअली लिखोगे या फिर आप चालाक हो तो क्या करोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दोगे एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वी डिस्क्राइब द एलिमेंट बाय द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे हो गया वॉवेल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गया जो ये होल्ड करता है। ठीक है, और सेट को हम लिखते ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे देख लो, ए सच दैट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, या फिर एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, ऐसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है। देखो, इससे पढ़ाने का रीज़न ये है ना कि ये जो एग्ज़ाम है ना, इस बार मुझे देख के खुद लगा कि यहाँ पे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो गया, थियरी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। और ऐसे अगर हम बिना नोट्स के डायरेक्ट लिख लिख के पढ़ते हैं ना, न्यूमेरिकल चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी लेकिन जो थियरी पार्ट है वो गायब हो जाएगा। और आप बाद में जब खुद से करने जाओगे तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैक्सिमम लोग उन्हें भी स्किप करके चले जाते हैं। चलो देन अगला पार्ट करते हैं, बेसिक नोटेशंस। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हो, बचपन से नहीं तो एटलीस्ट सिक्स्थ से तो देखते ही आ रहे हो। ये कुछ कॉमन साइंस होते हैं, जैसे सबसे पहले देखो, ये वाला आपको पता होगा, एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, ये बिलोंग टू हो गया और इस पर क्रॉस लगाते हैं तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये दो नोटेशंस हो गए। ऐसे ही बहुत बहुत सारे नोटेशंस आगे धीरे धीरे मिलेंगे तो मैं बताते जाऊंगा। अब नेक्स्ट देखो, कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स जो है ना ए का एक एलिमेंट होगा, ए अपना सेट हो गया और एक्स उसका एलिमेंट हो गया। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए एक सेट है, ए कोई सेट हो गया लेकिन एक्स उस सेट का एलिमेंट नहीं है, मतलब एक्स वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है जो उस सेट के सारे एलिमेंट्स करते हैं। ठीक है, ये पहली चीज। सेकंड चीज देखो, ये जो एन होता है ना, कैपिटल एन, ये हमेशा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। नहीं, थोड़ा अलग तरीके से इसको बोलना चाहिए। देखो, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना, उसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कल के डेट में ऐसा भी हो सकता है कि कोई और सेट को कोई एन से रिप्रेजेंट कर दे, तो ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जब नेचुरल नंबर का सेट रिप्रेजेंट करना होगा उसको एन से ही करते हैं। ठीक है, सेकंड चीज देखो, जो होल नंबर का सेट होता है उसे हम कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। वैसे ही अगर इंटीजर्स का सेट जो होता है उसे हम कैपिटल जेड से करते हैं, और जो रेशनल नंबर का सेट होता है उसको क्यू से करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद होगा ना, नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जो अपने रियल नंबर्स होते हैं उनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस जेड के ऊपर
सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लगा देते हैं। वैसे ही सेम रेशनल नंबर जो पॉजिटिव के हैं उनके लिए क्यू प्लस, और वैसे ही पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आर प्लस। वैसे निगेटिव के लिए हम ऊपर में माइनस लगा के कर सकते हैं। इतना क्लियर होगा। अब देखो इसमें कुछ चीज़ ध्यान देना, अभी मैंने वैसे सबसेट बताया नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखो जैसे डब्लू है, सबसे पहले हम नीचे शुरू करते हैं। देखो जैसे सबसे पहले रियल नंबर्स, ठीक है, अपने पास रियल नंबर्स हो गए। अब रियल नंबर्स के अंदर में अपने रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे। आप लोग ये वाला जानते हो ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ऐसे। जैसे अपने नंबर्स हो गए, नंबर्स के नीचे अपने नंबर्स में डायरेक्ट एक ही मान लो कॉम्प्लेक्स, ऐसे ज़्यादा ठीक रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट, एक रियल दूसरा इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी वाला पार्ट आप लोग को याद होगा, उस जिसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा जो कि अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। अब देखो, अब जो रियल नंबर्स, रियल पार्ट हो गया ना, रियल पार्ट या रियल नंबर्स बोल लो, उसमें अब फर्दर क्लासिफिकेशन होता है रियल में दो पार्ट में। रियल में या तो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। अब रेशनल में फर्दर क्लासिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, या तो इंटीजर्स होंगे या फिर इंटीजर्स नहीं होंगे, नॉन इंटीजर्स, या फिर उनको फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन ही लिख देते हैं। इंटीजर्स होंगे या फिर फ्रैक्शंस होंगे। फिर इंटीजर्स में अपना फर्दर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन नहीं बोलेंगे इसको, इसको तो दोनों सबसेट हो जाएंगे। इंटीजर्स के अंदर में एक मतलब सबसेट हो जाएगा जो अपना पॉजिटिव पार्ट इंक्लूडिंग जीरो होल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर के नीचे इसका सबसेट एक हो जाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, ये अपना नंबर सिस्टम का डायग्राम है। क्लियर है इतना? ओके, तो देखो इसमें आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो नीचे में आते हैं ना, नीचे वाले हमेशा अपने से ऊपर वाले के सबसेट होते हैं। ठीक है, सबसेट का डेफिनेशन आगे मैं बताता हूँ अच्छे से, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान हमेशा रखना है, ये जो डायग्राम है ना इसको बस ध्यान रखना। और इसमें हमेशा ध्यान रखना जो नीचे रहेगा वो ऊपर वाले का सबसेट होगा। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ये हमेशा ऊपर वाले इन सब का ही सबसेट होगा। इमेजिनरी को हटा दो, ये जो इधर साइड ये इतने आ रहे हैं, इन सब का सबसेट होगा नीचे वाला जो भी होगा, ये होल नंबर ले लो चाहे नेचुरल नंबर ले लो। ठीक है, ये पहला कंडीशन। सिमिलरली जो ये ऊपर वाला होगा, जैसे होल नंबर जो है ना, ये इस नेचुरल नंबर का सुपरसेट होगा। ठीक है, अब ऐसे अगर कहीं पे लिखा हुआ मिले ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का सबसेट नेचुरल नंबर भी आता है, तो ये सही है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको याद होगा एक प्योर रियल होता है, प्योर इमेजिनरी, दो टाइप का नंबर्स होता है। तो जो प्योर रियल वाला पार्ट है ना, अगर वो एक प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर बन जाए, नॉन जीरो, तो वो नेचुरल नंबर भी हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट नेचुरल नंबर भी होता है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो बीच का सारा पार्ट समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं देन। ये जैसे एक क्वेश्चन देखो, सेट के डेफिनेशन पे है। पीवाईक्यूज मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यूज मेरा मानना है आप खुद से करना क्लास के बाद। उसके बाद कितने हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उससे बेटर आइडिया लगेगा आप कितना समझ रहे हो। ठीक है, क्लास के बाद सिंपल सा एक स्टेप फॉलो करना। क्लास के बाद ये नॉर्मल नोट्स पढ़ना, नोट्स पढ़ के फिर एनसीईआरटी एक बार बना लेना। बी। हाँ सही है। सबका आंसर सही है, बी। ठीक है, तो क्लास के बाद आप लोग पीवाईक्यूज खुद से बनाना, देन अगर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सब लोग समझ रहे हो, बी बिल्कुल सही है। ओके, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो देखो क्या आंसर होगा। अभी आंसर चेंज होगा या फिर सेम रहेगा? ओके, ए।
बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है, ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल जो डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, लिखा है एक्स ऐसा नंबर है जो -3 से बड़ा है या इक्वल है, या फिर 3 से छोटा है या इक्वल है। तो ऐसे केस में ये आंसर हो जाएगा। लेकिन जो अपना पहले क्वेश्चन था, अपना जो एक्स है वो एक्स या तो -3 से बड़ा होगा या फिर +3 से छोटा होगा। मतलब ये डेफिनेशन बिल्कुल स्ट्रिक्टली विद इन द लिमिट्स है। जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो इस कंडीशन में हम 3 को नहीं ले सकते हैं और ना ही -3 को। इस वजह से अपना आंसर बी हो जाएगा, जो कि सबने करेक्ट बताया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, क्योंकि सेट्स में जितना क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा थियोरेटिकल वाला है। एक एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सबको क्लियर करते चलना। देखो, सबसे पहला डेफिनेशन अपना है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या वॉइड सेट। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जीरो एलिमेंट्स हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल टाइगर्स अटेंडिंग दिस क्लास, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब हम डेफिनेशन ले लें जिसमें कि क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हो, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं रहे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन जीरो। तो आप समझ रहे हो ना, ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है जो कि जीरो से छोटा हो। तो इस सेट के अंदर में एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे बोलने से अच्छा है ना कि एक हम इसको रिप्रेजेंट करने का रेस्पेक्टेबल तरीका देते हैं। उसी रेस्पेक्टेबल तरीका का नाम है या तो फाई, या फिर बस कर्ली ब्रैकेट लिख के छोड़ देते हैं। ये बस ये बताता है कि इस सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्लियर है पहला डेफिनेशन? ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंगलटन सेट। ये ऐसा सेट होता है ना जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है ना कि ये वाला एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आपको पता होगा एक ही होता है, बस दो। ठीक है, इसलिए ये एग्जांपल आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। बाकी अपने मन से हम बहुत सारे एग्जांपल्स और खुद से भी ले सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं आपको एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 2, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 2। वन करेक्ट। ये भी जो सेट बना ये भी सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट होगा। थर्ड टॉपिक देखो, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना फिक्स्ड हो, जिन्हें मतलब या फिर बोले तो लिमिटेड हो। ठीक है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो द सेट ऑफ मंथ्स इन एन ईयर। ये भी अपना डेफिनिट सेट होगा। ठीक है, देखो हम थे फाइनाइट सेट पे। तो फाइनाइट सेट जैसे कि हम ऐसा सेट कोई बोलते हैं जिसमें अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो डिफाइंड हो। डिफाइंड मतलब फिक्स्ड हो। जैसे कि हमें मालूम हो, हम बता सकते हैं कि इतने एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता है फाइनाइट सेट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स वन से शुरू होते हैं लेकिन एंड कहाँ पे होते हैं हमें नहीं पता। आई थिंक जा रही है आवाज़ सबको, एक बार चेक करो। हाँ ओके, ठीक है, ठीक है, आप एक बार रिज्वाइन करो। ठीक है, देखो, फाइनाइट सेट जैसा मैंने बोला ऐसा सेट जिसके अंदर में जो अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो डिफाइंड हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। जैसे एक वीक में 7 दिन होते हैं, हमें पता है 7 दिन ही होने हैं, तो हम बता सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिख दूं कि द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, तो आपको पता है या तो संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। वैसे ही सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर, इसको भी आप बोल सकते हो। लेकिन सिमिलरली मैं बोल दूं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये आपको पता है फाइनाइट नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो डेफिनिट नहीं है। ठीक है, ये कितने होंगे हमें पता भी नहीं है, अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया फाइनाइट सेट। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये एम्प्टी सेट हो गया या फिर सिंगलटन सेट हो गया, ये दोनों फाइनाइट सेट के अंदर में आते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, इसमें जीरो एलिमेंट है, और जीरो एलिमेंट है ना, तब भी हमें पता है कि फाइनाइट एलिमेंट है, क्योंकि जीरो भी एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है मे बी कि एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट और नॉट। ओके, अगला देखो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना फाइनाइट नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल जो मैंने बताया, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स या द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ये सेट जो है ना, ये बहुत ही वाइड रेंज में जाते हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो है होल नंबर, हमें पता है जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड कहाँ पे होगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो जो भी ऐसे सेट होंगे जिनके एलिमेंट्स को काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है, वो सारे इनफाइनाइट सेट होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, सेट्स की इक्वालिटी कब होल्ड होती है? जब दोनों के अंदर सारे एलिमेंट्स सेम हो। ठीक है, तभी सेट्स अपने इक्वल होंगे। देखो, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, हम ये वाला देख रहे थे, इक्वल वाला। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, अगर दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे तभी सेट अपने जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब आपको मैंने बताया था, याद करो, रोस्टर फॉर्म जब बता रहा था तो, कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। आई थिंक याद आ रहा होगा। तो ये जो ऑर्डर होता है ना, ये मैटर नहीं करता है, इस वजह से यहाँ पे देखो 1 2 3 लिखा है, यहाँ 3 1 2 लिखा हुआ है। तो इस केस में भी दोनों सेट्स इक्वल हैं। इक्वालिटी के लिए ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तभी अपना ऑर्डर तो मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल यहाँ पे जो मैं आपको पहले बता रहा था, a इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे एक सेट है p इक्वल्स टू ए बी सी। वैसे ही एक सेट है q इक्वल्स टू ए बी सी सी। यहाँ पे एलिमेंट्स को रिपीट करके लिख दिया है। तो ये रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग तो गलत है, लेकिन इक्वालिटी अभी भी होल्ड करता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो इसमें भी हैं। जब हम सेकंड वाले को, इसको हम रोस्टर फॉर्म में करेक्टली लिखेंगे तो दो ए जो है उसके जगह पर हम एक ए कर देंगे, दो सी के जगह पे एक सी कर देंगे। तो अभी भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें भी ए बी और सी हैं, इसमें भी ए बी और सी हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो p इक्वल्स टू क्यू होगा, मतलब दोनों सेट्स इक्वल होंगे। क्लियर है इतना? यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी दो सेट्स इक्वल होंगे तो उनके एलिमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो सेट्स दे दिया इक्वल हैं, अब पूछ लेगा कि अगर ए में 3 एलिमेंट हैं तो बी में कितने होंगे। तो इसमें कुछ भी सोचना ही नहीं है, जितना ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है उतना ही बी में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट कब होंगे ना, जब दो सेट्स, ठीक है, दो सेट्स हैं, उनके अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो दोनों इक्विवेलेंट कहलाते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट्स का नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट होंगे, अगर एलिमेंट सेम है तो इक्वल होंगे। तो हम इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं। मतलब इक्वल सेट जो होता है इक्विवेलेंट सेट का ही एक सबसेट होता है। क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, इक्वल सेट में कार्डिनलिटी भी सेम होगी। बिल्कुल, कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब इक्वल सेट बोलने का मतलब है ना कि दोनों सेट में सारे एलिमेंट ही एग्जैक्टली सिमिलर हैं। अगर एक भी अलग हुआ या फिर एक भी एब्सेंट हुआ दूसरे में से, तो दोनों सेट इक्वल तो रह ही नहीं जाएंगे। जब इक्वल फिर रह ही नहीं गए तो फिर मतलब कोई बात ही नहीं हुई। तो इसलिए सेट जब भी इक्वल होंगे तो उनकी कार्डिनलिटी भी सेम होगी और साथ में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स भी सेम होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट मैंने समझाया, तो देखो एग्जांपल एक देख लो। अगर कोई एक सेट ए है तो ए में एलिमेंट है ए 1 2 3। वैसे एक सेट बी है, बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी। ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स इनके सिमिलर नहीं है, मतलब सेम नहीं है। हाँ, पी एंड क्यू इक्वल सेट नहीं होगा। अरे नहीं, यही तो मैंने समझाया। देखो ये सेट आपको दिख रहा है 5 एलिमेंट है, लेकिन जब सेट डेफिनेशन से इस सेट को आप लिखोगे ना अच्छे से अरेंज करके, ठीक है, इस सेट को आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऊपर में आपने पढ़ा था ना सेट का रोस्टर फॉर्म वाला डेफिनेशन, ये रोस्टर फॉर्म में लिख तो दिया है, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन अच्छे से नहीं लिखा है।
समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? करेंट ट्रेंड के हिसाब से एटीसी अगर ऐसा पूछेगा ना, इसको बाद में बोनस ही कर देगा जैसा अभी के हिसाब से लग रहा है, लेकिन ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा लिखा है ना, कभी इसको नॉट इक्वल करके मत आ जाना, इक्विवेलेंट करके मत आ जाना। चलो देन अगला देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट हमने देखा। इक्विवेलेंट के केस में ए अपना एक सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। बी के अंदर में ए बी सी। अब दोनों के अंदर जो इनकी कार्डिनैलिटी है ना, मतलब इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। दोनों के अंदर 3 एलिमेंट हैं। इस वजह से ये जो दोनों सेट्स अपने होंगे ना, ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन इनके एलिमेंट जो हैं वो सेम नहीं है, इस वजह से हम इनको इक्वल नहीं बोलेंगे। आई होप ये भी क्लियर होगा। यहाँ पे डेफिनेशन में ये भी देख लो, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, मतलब जो भी सेट इक्वल होंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। क्योंकि इक्वल होने का कंडीशन क्या है, उनके अंदर सारे एलिमेंट सेम हो और उनकी कार्डिनैलिटी भी सेम हो। अगर कार्डिनैलिटी सेम हो गई तो इक्विवेलेंट का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर ही दिए। लेकिन इसका अपोजिट देखो, इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल होने जरूरी नहीं है। हाँ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली मैटर करेगा, करेक्ट। नेक्स्ट दिन देखो सबसेट। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है अपने क्वेश्चंस को भी बनाने के लिए। ऊपर वाले जो है ना, ये काइंड ऑफ अलग से थियोरेटिकल क्वेश्चंस में ज़्यादा आएंगे, लेकिन सबसेट वाला पार्ट अब आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी में भी मिलेगा, वेन डायग्राम वगैरह के साथ ज़्यादा रिलेट होगा। देखो, ए इज मतलब एक कोई सेट है, इसको मैं वेन डायग्राम से एक बार समझाता हूँ। देखो, एक ये मान लो सेट हो गया, तो आप जानते होगे वेन डायग्राम जो अपना होता है ना, उसमें ये जो रेक्टेंगल होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक इतना आपको पता होगा बेसिक। अब देखो, इस सेट के अंदर में कोई एक सेट है, तो हम सेट्स को जनरली अंदर में सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस सर्कल के अंदर में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो उस सेट का पार्ट होते हैं। ठीक है। जैसे एक कलेक्शन मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ, कोई एक मान लो स्कूल है, उसमें क्लास 10th मान लो एक क्लासरूम है। मैं बोलूँ कि क्लास 10th में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स, तो आप समझ रहे हो कि एक सेट बना। ठीक है। अब एक सेट बना, उसमें से मैं क्या करूँ, जैसे कि ड्रॉ करते जाता हूँ। जैसे अपने पास मान लो ये रहा एक स्कूल, इसको मैंने मान लिया यूनिवर्सल सेट। अब मैंने आपसे बोला क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 10th के स्टूडेंट्स हो गए। अब इसमें मैं आपको अलग से बोलूँ क्लास 10th में पढ़ने वाली गर्ल्स, तो आपको पता है ये इस सर्कल के अंदर ही कुछ पार्ट आएगा। सर्कल के अंदर में दूसरा सर्कल, रुको कलर चेंज करके कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ रहे हो? तो ये जो अंदर में आप सर्कल के अंदर में दूसरा सर्कल देख रहे हो, इसी कॉन्सेप्ट को हम सबसेट बोलते हैं। जैसे जो क्लास 10th की गर्ल्स हम पार्टिकुलरली बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज और बोल रहे हैं, वो जो गर्ल्स है ना वो क्लास 10th की हैं अभी भी। ठीक है, क्लास 10th की हैं, ये अपना पहला क्लासिफिकेशन था। क्लास 10th के स्टूडेंट जब हमने बोला, उसमें वो गर्ल्स भी आती हैं। आई थिंक ये क्लियर है। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं ऐसे, जहाँ पे एक सेट हमने डिफाइन किया, उस सेट के अंदर में कुछ एक मतलब उस सेट के कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम अगर अलग डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं, तो वो जो एक अलग डेफिनेशन से हमने नया सेट प्रिपेयर किया ना, वो हमेशा पहले वाले सेट का सबसेट होता है। ठीक है। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन दिया क्लास 10th के स्टूडेंट्स, ये मैंने एक डेफिनेशन से कुछ एलिमेंट्स को, कुछ पार्टिकुलर लोगों को हमने एक ग्रुप में, एक कलेक्शन को हमने एक सेट में बदल दिया। ठीक है। अब उस सेट के अंदर से फिर वापस से हमने कुछ और लोगों को अलग करके उनको एक और अलग डेफिनेशन से हमने बाइंड कर दिया। तो वो जो हमने नया डेफिनेशन से एक अलग ग्रुप बनाया या फिर एक अलग सेट बनाया, वो अपने अर्लियर जो हमारा सेट था उसका एक सबसेट होगा। क्लियर है? यहाँ पे ऐसे बोलोगे तो अंदर में जो अपना छोटा वाला सेट है वो गर्ल्स का सेट है, और बाहर में जो है ना, ये वाला 10th के स्टूडेंट्स का सेट है। ठीक है, जो अपना रेड सर्कल है वो सारे स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, और उसके अंदर में जो अपना ग्रीन सर्कल है वो अपने गर्ल्स हैं, बस क्लास 10th में पढ़ने वाली। तो जो गर्ल्स का सेट है वो सबसेट होगा 10th के स्टूडेंट्स के सेट का।
ठीक है। और ये जो 10th के स्टूडेंट का सेट होगा वो सबसेट होगा इस गर्ल्स वाले सेट का, ठीक है। गर्ल्स का जो सेट होगा इसका सुपर सेट हो गया अपना क्लास 10th का सेट, ठीक है। और वैसा ही ये जो गर्ल्स का सेट हुआ ये सबसेट हो गया इन स्टूडेंट्स के सेट का। ये वेन डायग्राम से हुआ। डेफिनेशन से अगर समझना हो तो जैसे ऐसे देख सकते हो, अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जैसे मैं अब यहाँ पे एक रेंडमली अपने मन से नाम मैं दे देता हूँ। जैसे एक मैंने बोल दिया, नाम ले लो एक एग्जांपल के लिए, नेहा ले लो, ठीक है। नेहा एक गर्ल है। अब नेहा जो है वो गर्ल्स वाले सेट से भी बिलोंग करेगी और साथ ही ये जो क्लास 10th का अपना सेट है उससे भी बिलोंग करेगी, दोनों से बिलोंग कर रही है ना, ठीक है। ये दोनों से बिलोंग कर रही है, इस ये दोनों ही सेट के डेफिनेशन को मतलब काइंड ऑफ दोनों ही सेट के प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रही है। लेकिन वहीं पे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सुरेश काइंड ऑफ। अब सुरेश एक बॉय है, ये इस जी वाले सेट में नहीं आएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। गर्ल्स के सेट में नहीं आएगा लेकिन स्टिल ये 10th क्लास वाले सेट में आएगा। ओके। तो देखो अब ये जो गर्ल्स का जो कलेक्शन हो गया, गर्ल्स का सेट हो गया, ये सबसेट हो गया 10th के इस सेट का, क्योंकि ये इसी का एक पार्ट है, बड़े वाले जो अपना सेट है उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, इस वजह से सबसेट हो गया। और जो बड़ा वाला सेट है वो इसका सुपर सेट हो गया। बस इसमें इतना ही डेफिनेशन है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहला ये देखना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। इसका रीज़न क्या है, ये जो क्लास 10th का स्टूडेंट्स का सेट है इसी को जस्ट यहाँ पे कॉपी करके मैं एक और सेट बना दूं, क्लास 10th के स्टूडेंट्स का सेट। दोनों सेट्स जब बिल्कुल आइडेंटिकल हैं उस केस में दोनों एक दूसरे के सबसेट तो होंगे ना, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पे हैं वही सेम एलिमेंट यहाँ भी होंगे, ठीक है। और इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ। जब सबसेट होगा खुद का तो खुद का सुपरसेट भी हो जाएगा ना। ये वाला क्लियर है, पहला वाला लाइन। ठीक है, सेकंड देखो, द एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट आप लोग जानते हो ना, एम्प्टी सेट में जीरो एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, ये हर एक सेट का सबसेट है। जब भी आप सबसेट लिखोगे ना, जैसे मैं आपको कभी भी कहीं भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कि एक सेट के सबसेट लिखो तो हमेशा स्टार्ट फाइव से करते हैं। इसको याद ही कर लो, ठीक है, क्योंकि फाइव के अंदर कुछ नहीं होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है। इस वजह से इसको हम किसी भी सेट का सबसेट बोल सकते हैं। जैसे जीरो को किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं तो नंबर सेम रहता है, याद होगा आपको, इसलिए हम जीरो को आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है, इसलिए हम लोग वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सारे डेफिनेशंस आई होप आपको याद होंगे। तो वैसा ही काइंड ऑफ इसे भी ध्यान रखना हमेशा, जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है। इवन खुद का भी सबसेट है, फाइव फाइव का सबसेट होगा। क्लियर है सेकेंड वाला सेंटेंस। नेक्स्ट देखो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब देखो प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे एक सेट हो गया यहाँ पे अपना गर्ल्स का, ये मतलब ये क्लास का सेट हो गया क्लास 10th का। इसके अंदर में मैंने बोला गर्ल्स का सेट। अब गर्ल्स का सेट बोला, अब मैं बोलूँ कि एलिमेंट जो है, जैसे यहाँ पे ध्यान से सुनना, जैसे क्लास 10th में 10th के स्टूडेंट का सेट एस से रिप्रेजेंट किया। एस में मैंने बोला टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, और ये जी में मैंने बोल दिया जी में भी 40 गर्ल्स हैं। इस केस में आपको एक बात समझ आ रही है, ये जो अपना एस है वो जी के इक्वल होगा या इक्विवेलेंट होगा, पहले ये बताओ। इक्वल, करेक्ट। सब लोग समझ रहे हो ना इक्वल क्यों होगा। ओके। देखो टोटल 40 स्टूडेंट्स ही हैं, 40 में 40 मैंने बोल दिया गर्ल्स ही हैं, इसका मतलब बॉयज एक भी है ही नहीं ना। तो जब बॉयज नहीं है तो दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हो गए, जो एलिमेंट्स एस में है वही सेम एलिमेंट्स जी में भी हैं। हाँ, गर्ल्स स्कूल। तो वैसे समझ लो, ये दोनों के एलिमेंट सारे के सारे बिल्कुल सेम हो गए। अब जब एलिमेंट सारे सेम हो गए तो सेट इक्वल हो जाएगा ना। इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट भी हो जाएगा। इस वजह से ये
जो सेट होगा ये इक्वल भी होगा और इक्विवेलेंट भी होगा। इक्वल हो गया तो अपने आप इक्विवेलेंट बोलने का जरूरत ही नहीं है, अपने आप इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर है? अब देखो, इस केस में एस अभी भी जी का सबसेट तो है, एस जो है अभी भी जी का सबसेट है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ, जी सबसेट ऑफ एस। समझ रहे हो? ये जो मैंने लिखा है सेकंड वाला लाइन, एस जो है सबसेट है जी का, मैंने नीचे लिख दिया जी है सबसेट ऑफ एस। ऐसा हम लिख सकते हैं इस केस में। सही लिखा गलत लिखा? ठीक है, तो देखो ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया। ये लिखना जब तक पॉसिबल है तब तक सबसेट प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट भी होगा और एक दूसरे का सुपरसेट भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सिंपल डेफिनेशन जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना। जब भी एक कोई भी मतलब सेट है, वो किसी एक सेट का सबसेट है, वो हमेशा सबसेट ही रहे, उस सेट का सुपरसेट ना हो। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। क्लास में जो स्टूडेंट का नंबर था, इसको मैंने बढ़ा के कर दिया 60। इस नंबर को मैंने कर दिया 60। क्लास में 60 स्टूडेंट हैं और 40 गर्ल्स हैं। अब इस केस में ये यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा? ऊपर नीचे एस सबसेट ऑफ जी, जी सबसेट ऑफ एस, इसमें से कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? दो रॉन्ग? नहीं अपूर्वा, एक रॉन्ग होगा आई थिंक ना। एक सही कैसे है? एस सबसेट कैसे होगा जी का? आप लोग गलत समझ रहे हो। सेकंड सही होगा। एक बार ध्यान से देखो पहले, जल्दी में आंसर नहीं करो। समझ तो रहे हो ना? देखो, हमेशा सबसेट वो होगा जिसमें कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इक्वल के केस में तो दोनों को लिख सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, ये गलती करने से बचना, ध्यान रखना, जिसमें कम नंबर रहेगा वो सबसेट होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर है उसका। नॉर्मल सा लॉजिक है। सबसेट के अंदर में सुपरसेट से ज़्यादा एलिमेंट्स कभी नहीं होंगे, मैक्सिमम इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो सेट है अपना, ये गर्ल्स का सेट जो है वो सबसेट हो जाएगा स्टूडेंट्स का सेट का। और ये जो सबसेट अपना बना ना, ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस सुपरसेट ऑफ जी। सुपरसेट, सुपरसेट के लिए हम आई थिंक उल्टा कर देते हैं, एस सुपरसेट ऑफ जी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम यूनिक वे में दोनों ये लिख पाएँ, मतलब हम इसका उल्टा करके नहीं लिख पाएँ, जैसे एस सबसेट ऑफ जी नहीं लिख पाएँ, या फिर जी सुपरसेट ऑफ एस हम ऐसा नहीं लिख पाएँ, हम कोई एक ही डेफिनेशन लिख पाएँ, उस केस में समझ जाना कि ये प्रॉपर सबसेट है। क्लियर है? प्रॉपर सबसेट का इतना ही डेफिनेशन है। जैसे अगर अपने एक और तरीके से याद कर सकते हो, जब भी सबसेट के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम रहेंगे सुपरसेट से, तो अपना प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में बोलें तो सुपरसेट के अंदर में एक ऐसा एलिमेंट जरूर रहेगा जो कि अपने सबसेट का एलिमेंट ना हो। चलो देन, ये वाला भी हो गया। अपना नेक्स्ट बचा पावर सेट। पावर सेट सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, पावर सेट को सारे सबसेट का सेट बोलते हैं। और पावर सेट में जो सबसे ज़्यादा हम भूलते हैं हमेशा फाई लिखना। फाई हमेशा हर एक सेट का सबसेट है। क्लियर है पावर सेट भी? ओके। प्रॉपर सबसेट का साइन, प्रॉपर सबसेट का साइन तो सेम ही रहता है, साइन कुछ अच्छा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये नीचे वाला शायद हट जाता है। हाँ यहाँ पे जैसे देखो, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हम्म, ये इक्वालिटी वाला जो नीचे साइन था ना, वो बस हट जाता है प्रॉपर सबसेट के केस में। ठीक है, अब देखो पावर सबसेट में, पावर सेट में एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 का पावर n।
देखो अपने पास एक सेट ए है, ठीक है, ए अपना एक सेट है, उस सेट के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, ठीक है, उस सेट के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है। अब इस सेट ए का जब हम पावर सेट लिखेंगे तो उस पावर सेट के अंदर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उसके लिए हम करते हैं 2 का पावर n। एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पे देखो एक सेट ए है, इसके अंदर में 2 एलिमेंट हैं। अब इसका जब पावर सेट लिखेंगे तो उसके पावर सेट के अंदर में कितने एलिमेंट आएंगे, इसको निकालने का तरीका होता है 2 का पावर n। और n का वैल्यू यहाँ पे 2 है। n क्या होता है, जो अपना बेस सेट था उस बेस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स को हम बोलते हैं n। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा। टोटल 4 एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट में। और वो कौन कौन से होंगे देखो, एक तो पहला 5 हो जाएगा। पावर सेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमेशा याद रखना, सबसे पहले 5 लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स को एक एक करके लिखते हैं। मतलब इसके अंदर एक को पहले एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे, फिर दो जो है उसको एक अलग सेट के फॉर्म में लिखेंगे। एक एक का जब हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, दो दो का कलेक्शन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे दो ही हैं तो दो का कलेक्शन एक ही बनाएगा। लेकिन मान लो यही 1 2 3 होता तो फिर हम क्या करते, सेकेंड टाइम में पेयर में लेते 1 2 2 3 3 1। ठीक है, ऐसे करके लेते हैं। फिर तीसरी बार जब हम क्या करते हैं 1 2 3 तीनों को एक साथ मिला के लेते हैं, तीन तीन का काइंड ऑफ ग्रुप बना के। समझ रहे हो पावर सेट कैसे लिखते हैं। ओके, पावर सेट पे आई थिंक पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन मिलेगा एक ठो, तो देख लेना उसको आराम से। बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो लास्ट और सबसे सिंपल, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सारे सेट समा जाते हैं। मतलब ऐसा मतलब ये काइंड ऑफ सेट जिसके अंदर में दूसरे सेट्स के सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने जो आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इन सब का यूनिवर्सल सेट है। तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो पूरा मतलब अल्फ़ाबेट वाला जो होगा वो अपना यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसके अंदर में जो सेट्स होंगे वो वॉवेल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर करो आप लोग। आई थिंक वॉइस जा रही है, एक बार नहीं जा रही है तो रीज्वाइन करो आप। इसका आंसर सी, बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले लिखने का तरीका मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइव लिखते हैं। फाइव लिखने के बाद हम सबसे पहले एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले ए उठाएंगे, फिर बी उठाएंगे। जब ये दोनों हो जाएगा तो फिर दो दो करके उठाएंगे, ए कोमा बी। और इन सबको मिला के जो सेट बनेगा वो अपना हो जाएगा। अच्छा, पावर सेट बता देता हूँ फिर से। तो ये अपना जो बना ये पावर सेट हो गया। देखो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। कोई एक सेट ए है, एक अलग एग्जांपल से बता देता हूँ। प्रॉपर के लिए ए होगा, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। देखो पावर सेट सिंपल तरीके से समझो, अपने पास कोई एक सेट है, ठीक है, उस सेट का जब पावर सेट लिखेंगे ना, पावर सेट कहने का मतलब है उस सेट के जितने सारे सबसेट हैं उन सारे सबसेट्स का जो सेट होगा उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक सेट ए लिखा हुआ है, ए का सबसेट क्या क्या हो सकता है, तो ए का सबसेट आप लिस्ट करोगे सबसे पहले 5 जो एम्प्टी सेट होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है, तो एक एलिमेंट हो गया। सेकंड क्या होगा, 1 हो सकता है, 1 इसका सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट क्या होता है, इसके एलिमेंट उस सेट में हो तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। जैसे ए के अंदर में 1 और 2 हैं, तो अगर किसी सेट में खाली 1 हो तो भी वो सेट जो अपना बनेगा वो इसका सबसेट हो जाएगा। या फिर उस सेट के अंदर में खाली 2 हो तब भी हो जाएगा। या फिर 1 2 दोनों हो तभी भी हो जाएगा। तो ये जो सेट बना इसी को हम पावर सेट बोलते हैं, पी। आई होप क्लियर होगा अभी। अच्छा, पावर की जगह प्रॉपर सबसेट में, हाँ प्रॉपर सबसेट ए हो जाएगा।
नहीं नहीं, प्रॉपर सबसेट भी कैसे होगा, सारे एलिमेंट्स तो आ गए ना। ए में ए कोमा बी दो एलिमेंट्स हैं, इस सेट में आपके दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो प्रॉपर तो नहीं हो पाएगा। चलो देन नेक्स्ट देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में ये सारा चीज़ बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप लोग इसमें मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि आपने रीजनिंग बहुत ज़्यादा बनाई हुई है। देखो, सबसे पहला यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है, और मतलब या, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ना, जैसे कि देखो, कोई एक एलिमेंट है जो इसमें हो या फिर इसमें हो, या जब भी हम बोलते हैं ना किसी एक में ही होगा, किसी भी एक में होगा तो चल जाएगा, ठीक है। इधर इन ए और इन बी, ये जब और वर्ड आता है तो इस केस को हम यूनियन बोलते हैं। क्लियर है। तो अपने पास दो सेट्स हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया। तो अगर हमें इनका यूनियन डिफाइन करना हो तो हम बोलते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, वो या तो ए में हो या फिर बी में हो, किसी भी एक में अगर होगा तो वो अपने यूनियन से बिलोंग करता है। यूनियन मतलब ए यूनियन बी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जैसे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब कुछ मैं नंबर्स डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको बताना है ए यूनियन बी, तो आपको लिस्ट करने होंगे सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है। यहाँ पे सारे आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, इन सारे को लिस्ट कर दोगे ना, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। तो ये अपना सिंपल यूनियन हो जाता है। अब देखो, यूनियन में इंपॉर्टेंट थोड़ा देर बाद आएगा, आपको जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट होता है जब हम इसके नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो कि दोनों में से किसी भी एक में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो वो अपना यूनियन को बताता है। नेक्स्ट सिमिलरली समझो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। एंड का मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जो दोनों में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6। अब मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो हमें ऐसा एलिमेंट खोजना है जो कि दोनों का हिस्सा हो, दोनों का पार्ट हो। किसी एक में होने से अब अपना काम नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 जो है वो ए में है, 5 6 बी में है, तो बस एक 4 बचता है जो कि दोनों में है, इसलिए 4 अपना इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों सेट्स का। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन के। ये मुझे लग रहा है सबको पहले से ही आते होंगे, सबसे इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा है अच्छा वाला चीज़। सबसे पहला ये चीज़ एक देख लो, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कब होता है, जब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए। जैसे आपको डायग्राम से बता देता हूँ, ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया ए और बी, ये ए हो गया ये बी हो गया। ये दोनों जो सेट है ना, अगर अलग अलग हैं तो ये डिसजॉइंट सेट हैं। अलग अलग दिखाने का मतलब ही है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कहने का इतना ही मतलब है कि जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट ए में है वो यूनिक है ए में, उसका बी में कोई रिलेवेंस नहीं है, मतलब वो बी में लाई नहीं करता है। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। हाँ, कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, बिल्कुल करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव। इससे एक आगे फॉर्मूला आएगा, जब डिसजॉइंट सेट्स होते हैं ना, वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला आता है, वो मैं आपको आगे जब बताऊंगा तो वहाँ पे फिर से याद दिला दूंगा। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो, अगर कोई एक सेट ए है, जैसे यहाँ पे एक सेट ए हो गया, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट पहले रहे होंगे, मान लो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब एक सेट ऐसा मैंने बी बना दिया, 5 6। अब आप देख रहे हो, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? 3, करेक्ट। अब मैं बोलूं कि
ये जो अपना सेट ए है और ये सेट बी है। अब मैं आपको बोलूँ, आपको लिखना है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए में से बी के एलिमेंट हमें हटा देने हैं, तब इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, 1 to 4 होगा ना ए माइनस बी। ए में से बी के एलिमेंट हटाने हैं। 5 6 तो ऑलरेडी नहीं है ना ए में, तो हम उन्हें इंक्लूड क्यों करेंगे? हम बस ए में से बी वाले पार्ट को हटा रहे हैं। 1 to 4। अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ, बी माइनस ए आपको लिखना है, तो क्या लिखोगे? करेक्ट, 5 and 6। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये पॉइंट ध्यान रखना, ए माइनस बी जो होता है हमेशा बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। जैसे यहीं पे देख लो, ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं है। कई बार हो जाएंगे। जैसे अब यहीं पे मैं इसको उल्टा करके यहाँ पे सिमिलरली 1 to 4 इधर भी लिख दूँ, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमेशा इक्वल होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलो देन नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब सिमेट्रिक डिफरेंस को समझने के लिए सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इससे भी आप समझ सकते हो। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आपको ये वाला केस ये याद आ रहा है? देखो ध्यान से, इसमें बस ये वाला पार्ट, कॉमन वाला पार्ट इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मैं ऐसा करूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख के इसके ऊपर नोट लगा दूँ, ये क्या हो जाएगा? जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हो आप लोग? अगर मैं इसका निगेशन ले लूँ, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये जो बीच वाला कॉमन पार्ट है ना, इसको छोड़ के बाकी सारा फिर आ जाएगा इस सेट में। इस सेट का हिस्सा ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा। जो बीच का ये है ना, बस ये नहीं होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मैंने अभी बताया नहीं है। हाँ, वो आप डिमोगन्स लॉ बता रहे हो प्रतिभा, वो थोड़ा देर में आगे हम देखेंगे। ठीक है, बस मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ इस इंटरसेक्शन का, तो अपने पास ये सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना? अब इसको देखो, इसको एक और तरीका समझने का। यहाँ पे जब मैंने आपको डिफरेंस समझाया, तो डिफरेंस मतलब ए में से जब हम बी के एलिमेंट गायब कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट देखो, ये बीच का जो पार्ट है ना, बस ये गायब हो जा रहा है। ए का मान लो एक सेट ए है, इसमें से बी माइनस करने, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि जितना पार्ट ए और बी में कॉमन था उतना हमने गायब कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं, तो ए में से हम क्या करते हैं? बी वाले को गायब करते हैं, बी में से ए वाले को गायब करते हैं, और दोनों का यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। सेकंड चीज देखो, अगर हम क्या करें, सेम चीज को हम यूनियन, यहाँ पे देखो, ये हो गया अपना यूनियन पूरा का पूरा, ए यूनियन बी हो गया। अब इसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा? ये बीच का पार्ट छोड़ के बाकी सारा बच जाएगा ना? समझ रहे हो? अगर यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस करें। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। पढ़ने में ये बड़ा सा लाइन लगेगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? डायग्राम ध्यान पे है तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं किया, बस यूनियन लिया, उसके अंदर से इंटरसेक्शन को हटा दिया। यही तो होता है ना सिमेट्रिक डिफरेंस। या फिर यहाँ से आप देखना चाहोगे तो यहाँ से ये देख सकते हो, हम ए में से पहले बी को माइनस कर दे रहे हैं, तो खाली ए आ गया, ओनली ए। इसको ओनली ए भी बोलते हैं। और बी में से जब ए माइनस करते हैं, इसको ओनली बी बोलते हैं। और दोनों का जब हम यूनियन ले लेते हैं, तो उस सेट को हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोल देते हैं। आई होप ये पूरा क्लियर है अभी। ओके, देखो अब आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए सिंपल तरीका ये है ना कि हम क्या करते हैं, अपने पास कोई एक सेट ए है, कोई भी एक सेट है, उस सेट के अलावा, उस सेट के एलिमेंट को छोड़ के उसके बाहर जो भी एलिमेंट है ना, सारे उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं।
ठीक है। जैसे एक सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो बस उस सेट के एलिमेंट है, और उन एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने यूनिवर्सल सेट में, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट लिखने का सिंपल तरीका होता है ए डैश। अगर ए कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब है ए डैश, उसके ऊपर हम डैश लगा देते हैं। और इसको निकालने का तरीका हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम बस ए सेट को माइनस कर देते हैं। ठीक है। अगर इस सेट को बस हम माइनस कर लें पूरे यूनिवर्सल सेट से, तो जो अपने पास सेट बचेगा वो सेट अपना कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। या फिर इसको हम नॉट ए भी बोलते हैं। ये जो बाहर का पार्ट है ना, ये अपना ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, जिसको नॉट ए भी हम बोलते हैं। क्लियर है। डेफिनेशन से जाओगे अपने सेट बिल्डर फॉर्म से, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब एक्स यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, लेकिन एक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता है। आई होप क्लियर होगा ये। अब कॉम्प्लीमेंट समझने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ कौन सा क्या होगा। ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। करेक्ट। समझ रहे हो बाकी लोग। इसका कॉम्प्लीमेंट बोलने का मतलब है ना, जस्ट एक मिनट। ए नहीं नहीं नहीं, हम डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अपने बाहर के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये जो इधर के एलिमेंट्स है ना यूनिवर्सल सेट के। हम्म। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन। मैंने यूनिवर्सल सेट को इग्नोर कर दिया था। नहीं, ए इंटरसेक्शन भी नहीं होगा वो, थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया था उसको। देखो जैसे क्या होगा ना, इसका कॉम्प्लीमेंट जब बोलेंगे तो खाली बीच वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि रीज़न ये होगा ना, ये जो यूनिवर्सल सेट वाला एलिमेंट सारा जो है ना, जो ए और बी दोनों में नहीं है, वो भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन में बस हमें बीच वाला ये पार्ट चाहिए। तो हमें एक्चुअल में लिखना पड़ेगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी तो लिखेंगे ही, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस यू। ऐसा जब लिखेंगे ना, नहीं इसमें से यू माइनस, लेकिन ये ऐसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यू माइनस करेंगे तब भी सारे के सारे चले जाएंगे। इसको इसी डेफिनेशन से याद रखो, ओनली ए का यूनियन ओनली बी के साथ। ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका है ओनली ए, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ओनली ए में है, और यहाँ पे ऐसे एलिमेंट जो ओनली बी में है, और इन दोनों का जो यूनियन होगा, यूनियन मतलब इन दोनों को मिला के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सब मिला के बनाएंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। ये पहला तरीका। सेकंड तरीका, ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी लिखेंगे जिसमें कि ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, मतलब कॉमन वाला पार्ट माइनस कर देंगे। तो जो अपना रिजल्ट आएगा वो आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं ए डेल्टा बी। ठीक है, अभी क्लियर है। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। हाँ, इस चैप्टर को ना देखो एक बार अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्चुअली, उसके बाद ना आराम से रिवाइज करना। जब एग्जाम रहेगा ना फिर वापस से उस टाइम पे रिवाइज करना, क्योंकि थियोरी हैवी चैप्टर है। कितना भी करोगे ना, मुझे पता है भूलोगे, मैं भी भूलता हूँ, सब भूलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा कुछ मतलब काइंड ऑफ परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी अच्छे से समझ लो, पीवाईक्यूज बना लो, क्वेश्चंस और जो है मॉक्स वगैरह का बना लो, और बना के फिर इसको बीच बीच में जो कंबाइंड मतलब काइंड ऑफ मिक्स्ड मॉक्स जो आएंगे उनमें आप बनाओगे इनको वापस से। लेकिन अगर आप बीच में बनाते हो, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद लगे कि कुछ भूल रहे हो ना, फिर वापस से जब एग्जाम आएगा तब रिवाइज करोगे, सारी चीज़ें एज इट इज़ याद आ जाएंगी, सारी नोट्स रहेंगी, इनको अच्छे से रिवाइज करना, फिर से वापस से सारा होने लगेगा। किसी भी चीज़ को हम एक बार पढ़ते हैं और उसको रिवाइज बार बार करते हैं, क्योंकि बार बार अगर आप पढ़ोगे ना, हर बार क्लास करोगे, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा ये हो जाता है, लगता है सब कुछ आता है, लेकिन फिर जब आप एक्चुअल में क्वेश्चंस पे जाते हो वहाँ पे फंसते हो। इस वजह से क्लास एक बार करो, क्लास दोबारा तब करो ना जब लगे बिल्कुल कि ना मुझे नीड है, मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आया ही नहीं है, तब क्लास करना। क्लास से रिवीजन नहीं करते हैं। आई होप क्लियर है ये वाला बात।
चलो अब लास्ट ही पार्ट है, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, यहाँ पे इससे अपने क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह जो बनते हैं ना, वो इसी पार्ट से ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले आइडम पोटेंट लॉ। ठीक है, देखो कोई भी एक सेट ए है तो ए का यूनियन खुद के साथ, ए यूनियन ए हमेशा ए के इक्वल होगा। इसका रीज़न क्या है ना, कि ये मान लो यूनिवर्सल सेट हो गया, अब इसमें एक सेट ए हो गया, अब एक और दूसरा सेट ए हो गया, इन दोनों के सारे एलिमेंट ही कॉमन होंगे। जब सारे एलिमेंट कॉमन होंगे तो दोनों को हम मिलाएंगे तो एज पर डेफिनेशन ऑफ सेट सारे एलिमेंट मर्ज होकर वापस से सेम एलिमेंट बन जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी वही का वही रह जाएगा। तो ए यूनियन ए हमेशा ए के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए, मतलब ए का एलिमेंट और ए का एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट तो बिल्कुल 100% सेम हो जाएंगे ना। और जब एलिमेंट ही सेम हो गए तो इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी तो सेम आएगा, फिर वापस से हमें सेट ए मिल जाएगा। क्लियर है दोनों प्रॉपर्टी? ठीक है, सेकंड देखो आइडेंटिटी लॉज। जैसे कि मैंने आपको बताया एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। वैसा ही सेम सेट्स में जो अपना आइडेंटिटी होता है, जैसे जो फाई होता है ये यूनियन का आइडेंटिटी होता है। यूनियन का आइडेंटिटी फाई होता है, क्योंकि फाई का किसी के साथ भी यूनियन लोगे ना, जैसे एक सेट ए है, ये ए सेट हो गया, इसका यूनियन आप फाई के साथ लोगे तो फाई तो कुछ है ही नहीं, फाई के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों का यूनियन तो खुद ए ही आ जाएगा ना। ठीक है, वैसा ही सेम अगर अपने पास इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का जो आइडेंटिटी होता है वो यूनियन होता यूनिवर्सल सेट होता है। क्योंकि देखो कोई आपके पास सेट है, ठीक है, अगर इसका हम इंटरसेक्शन ले ले फाई के साथ तो फाई ही आ जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन बस फाई ही है, तो यहाँ पे फाई के साथ तो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा हम देख चेक करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, एक सेट है अपना, इस सेट ए हो गया, अब इसमें ए में जो भी एलिमेंट होगा वो ये यूनिवर्सल सेट जो अपना बाहर में है इससे कॉमन होगा। समझ रहे हो, जो सेट ए का एलिमेंट होगा वो इस यूनिवर्सल सेट का भी एलिमेंट होगा। क्लियर है? इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वापस से अपना सेट ए आ जाएगा, क्योंकि जो बाहर के एलिमेंट है यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सेट ए हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हुआ और ये अपना सेट ए हुआ, तो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो यूनियन के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन यूनियन के अंदर जो बाहर का ये सब एलिमेंट है बाहर में जो पड़ा हुआ है वो इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है। और जब भी इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो कंपलसरी है कि दोनों में लाई करना चाहिए, तो दोनों में लाई कौन सा कर रहा है, बस ये कॉमन ए वाला जो पार्ट है उतना ही कर रहा है। क्लियर है? ओके, ध्यान से सुनो फिर से। ठीक है, देखो ये हो गया एक सेट, यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेट ए हुआ, एक सेट ए हुआ, तो ए का जो एलिमेंट होगा, ए के अंदर कोई एलिमेंट हुआ, मान लो ये यू जो है ये नेचुरल नंबर है और ए जो है नेचुरल नंबर बट लेस देन 6, तो ए के अंदर में जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, लेकिन एन के अंदर भी तो 1 2 3 4 5 ये सब आएंगे ही। ठीक है, तो जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन यू जो होगा वो ए के इक्वल आएगा ना। जब हम ए इंटरसेक्शन यू लिखेंगे तो अपने पास ए आएगा, ए के सारे एलिमेंट वापस से आ जाएंगे, बस यही यहाँ पे बता रहा है। आई होप अभी क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो, कम्यूटेटिव लॉज। ये जो हम एक्चुअल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं ना सेम वैसा ही है कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी अगर अपना है तो बी यूनियन ए के इक्वल ही होगा। ठीक है, अगर ए का यूनियन बी के साथ लिखें या फिर बी का यूनियन ए के साथ सेम होगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होंगे। क्लियर, दो पॉइंट, इसमें तो ज़्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है तो ये
ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होगा। मतलब ब्रैकेट का पोजीशन जो होगा वो मैटर नहीं करता है यूनियन में या फिर इंटरसेक्शन में। लेकिन ध्यान रखना दोनों इंडिविजुअली होना चाहिए, या तो ओनली यूनियन हो या फिर ओनली इंटरसेक्शन हो, दोनों का मिक्स मिक्स जब करोगे ना तो एसोसिएटिव नहीं होगा। डिफरेंस समझ रहे हो ना? अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन ओनली यूनियन या फिर ओनली इंटरसेक्शन में जब तक हम डील कर रहे हैं तब तक एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? ओके देन, चलो सबको क्लियर है तो नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, अभी भी देखो ब्रैकेट है, अभी भी ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो ये जो यूनियन है ना, ये जो यूनियन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये जो यूनियन है ये ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, और दोनों को लिख के हम उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। और वर्ड्स में बोले तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन जो है इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो जब इसको ओपन करोगे ना तो ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर दिस यूनियन। मतलब ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद आ जाएगा यूनियन, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी। इन सबको हम वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आप इस साइड का वेन डायग्राम ड्रॉ करना और इस साइड का ड्रॉ करना, वेन डायग्राम आपका बिल्कुल आइडेंटिकल आएगा। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये वेरीफाई भी हो जाएगा। तो जब भी आप फ्री रहना इसको कर लेना, इजी पार्ट है। चलो देन आगे बढ़ते हैं। डिमोगन्स लॉ, ये हमने एक जगह पे और पढ़ा था, आपको याद है कहाँ पे पढ़ा था? थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, फिजिक्स में पढ़ा था इसको, डिमोगन्स लॉ को। हाँ, फिजिक्स में कौन से चैप्टर में? यूनिट एंड मेजरमेंट में? यूनिट एंड मेजरमेंट में डिमोगन्स लॉ कहाँ पढ़ते हैं हम तो? सेमीकंडक्टर में पढ़ा था ना, लॉजिक गेट्स वाले में। बूलियन अलजेब्रा याद है? बूलियन अलजेब्रा जब पढ़ते हैं ना वहां पे हम पढ़ते हैं डिमोगन्स लॉ, डिजिटल एनालॉग। हाँ सही। यूनिट एंड मेजरमेंट में नहीं पढ़ते हैं डिमोगन्स लॉ को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो, डिमोगन्स लॉ बिल्कुल सिंपल होता है। कोई भी दो सेट्स हैं, अगर हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, यूनियन का जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सबसे पहला चीज इंटरसेक्शन आएगा। और दोनों जो एलिमेंट्स है ना, दोनों जो सेट्स हैं ना, ए और बी, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो है ये देखो, कॉम्प्लीमेंट उठ के आ जाता है दोनों इंडिविजुअल सेट्स पे, और जो यूनियन है इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो अगर बीच में यहाँ पे इंटरसेक्शन रहता तो बिल्कुल सेम होता, बस क्या होता, ये जो कॉम्प्लीमेंट है उठ के दोनों सेट्स पे आ जाएगा, और बीच का जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा दोनों इंडिविजुअल सेट्स पे, ए और बी पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो गया। सिंपल है, याद रखना। डिमोगन्स के दो ही लॉज हैं, और इनको आई थिंक मैंने सेमीकंडक्टर में प्रूव करके दिखाया था वैसे। लेकिन अगर अभी आप चाहो तो खुद से प्रूव करके देखना, इससे आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, और याद भी हो जाएगा। वैसे सिंपल है, प्रूफ नहीं भी करो तो भी सही मान लो, क्योंकि डिमोगन्स ने बताया था कितने 100 साल पहले, उस टाइम से सब लोग करते आ रहे हैं, तो सही होगा, तभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया ना।
तो इसलिए याद चाहो तो याद कर लो, याद करना भी इजी है। ये पहला लॉ है, ये दूसरा लॉ है। ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या है? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो सिंपल है ना, देखो ये सेट ए हो गया, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये जो अंदर है वो ए हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, जो बाहर है वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा ना? कोई डाउट? करेक्ट। तो ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का जब भी हम यूनियन लेते हैं तो हमेशा हमें यू मिल जाता है, यूनियन मिल जाता है। वैसे अगर हम क्या करें, एक तो अपना मान लो ये ए हो गया, और इसके बाहर ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा बताओ? ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आएगा? अच्छा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, यंग्स मॉडुलस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। भाई करेक्ट विकास। देखो कुछ याद नहीं आता तो परेशान होने की बात नहीं है, देखो याद कराने का रीज़न ये मतलब रहता है ना कि मुझे आपसे जानना नहीं है कि वो क्या है, मतलब मैं नहीं भूला हूँ, मुझे ना वेरीफाई करना है ना मुझे आपको जज करना है, कुछ भी रीज़न नहीं है, बस ये रीज़न है कि आपका रिवीजन हो जाता है, आपको भी थोड़ा सा ग्लिम्स काइंड ऑफ थोड़ा सा आता है कि हाँ वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। तो काइंड ऑफ बीच बीच में ना थोड़ा सा रिवीजन होता है इस रीज़न से, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप कुछ। और सेकंड चीज़ देखो, रॉन्ग आंसर करोगे ना, जब भी क्लास में रॉन्ग आंसर करोगे तो वो चीज़ आपको बिल्कुल याद रहेगी, वो दोबारा नहीं बोलोगे, इसलिए रॉन्ग आंसर करना भी ज़रूरी होता है। हमने भी किया, बहुत बार किया है। और यहाँ पे तो सोचो ऑनलाइन क्लास है, वहाँ पे तो क्लासरूम में ऐसे ही फिर भी जो समझ में आया बोल देते थे आंसर। भाई कौन सा है, एक साल बाद सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो इतना सोचना भी नहीं है। चलो सेकंड वाला, ये वाला क्लियर है ना? फाई जो आएगा सबका आ रहा है फाई। ए और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए और ए का कॉम्प्लीमेंट जो है, इनका इंटरसेक्शन फाई आता है। सब लोग एग्री कर रहे हैं ना? किसी को डाउट है तो बोलो। चलो ठीक है, नहीं है तो फिर थर्ड पे चलते हैं। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, जैसे इसको एग्जांपल से अच्छे से समझा देता हूँ। ये अपना सेट ए हो गया, अब ए का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला हो गया, और ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट बोलूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट देखो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ए नहीं है। ठीक है, जो ए नहीं है, नॉट ए। अब नॉट ए का कॉम्प्लीमेंट जब लोगे तो नॉट, उसके बाद फिर से नॉट ए, मतलब जो ए नहीं है वो नहीं होना चाहिए, तो फिर से वापस से हमें ए मिल जाएगा। ठीक है, तो डबल कॉम्प्लीमेंट का लो सिंपल सा, डबल कॉम्प्लीमेंट सेम सेट के इक्वल आ जाता है। एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो इसको नॉर्मल आप लोग समझते चलना, बाद में मैं सेम पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो इससे आपका कभी भी रिवीजन हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो मैं यहाँ पे स्क्रिबल कर रहा हूँ, तो वो जो चीज़ है ना, आपको जो ज़रूरी लगे वो आज इवनिंग में, क्लास के बाद इवनिंग में बैठ के एक बार खुद से, ये पीडीएफ मैं अभी ही सेंड कर दूंगा, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा जिससे कि आप भूलो नहीं कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें एक बार खुद से नोट कर लेना, जो आपको लगे कि नहीं आपको जिस पार्ट में दिक्कत हुआ। और ये मैं एग्जांपल इस क्लास का बता रहा हूँ, आगे के क्लासेस में भी जहाँ पे आपको ज़रूरी लगे अपने अकॉर्डिंग उसको, उस चीज़ को इंक्लूड कर लेना। ठीक है। नोट्स जो है ना ये सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको जहाँ समझने में प्रॉब्लम आ रही है बस उस पार्ट को लिख लेना, जिससे आपको फ्यूचर में जब वापस से दिक्कत आए ना, आप वो चीज़ देखो और आपको रेफरेंस मिल जाए। आप चाहो तो इस पीडीएफ पे भी लिख सकते हो, नॉर्मल प्रिंट करा लो, इस पे जहाँ पे मन करे वहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर लो। अब जो मैं लिख रहा हूँ ना उससे क्या होगा, नोट्स जैसे मैंने हर जगह पे लिख दिया ना, तो अब मेरा लिखा हुआ मान लो आपको उस पार्ट में दिक्कत नहीं है, तो आपको वो पार्ट फालतू वहाँ पे बार बार हाईलाइट होगा तो फायदा नहीं है। इस वजह से आप अपने हिसाब से करना है इसको। ठीक है। हाँ ठीक है, मैथ्स का क्लास देखते हैं, करते हैं धीरे धीरे। थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, दिक्कत ये है। लेकिन टेंशन नहीं लो, अभी टाइम है वैसे, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी टाइम फ्री है, तो धीरे धीरे हो जाएगा।
मैथ्स के क्लासेस में देखो टाइम लगेगा, एक क्लास एटलीस्ट 2 घंटा से कम तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी क्लास जाएगी, कोई कोई क्लास 2 पार्ट में करेंगे तो भी पॉसिबल होगा, तो हम वैसे उसको डिज़ाइन करेंगे। 1.5 आवर्स 2 आवर्स से कम नहीं पॉसिबल होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बेसिक बेसिक सारा चीज़ कवर करा दूंगा, क्वेश्चंस आपको करने हैं। और जहाँ भी डाउट्स रहेंगी ना सारा नॉर्मल आप लोग क्या करना है ना, एक ग्रुप में भेज देना, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे वीकेंड पे एक साथ डिस्कस कर लेंगे सारे जो भी डाउट्स रहेंगे, ठीक है, जैसे फिजिक्स में करते थे वैसे ही। और बस देखो पिछले बार लैग सब लोग किए हैं बस रिवीजन में, क्योंकि हमने किया भी था लास्ट टाइम में, जब रिवीजन करना था उस टाइम में हम पढ़ रहे थे, तो अभी पढ़ लिया, अभी रिवीजन। इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा ना उस टाइम पढ़ना नहीं है, उस टाइम रिवीजन करना है। और बस वहीं पे हम पीछे रह सकते हैं, उसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप पीछे रहो। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पोर्शन से ही 11 12 सारा कवर करेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखो लास्ट अपना ये वाला देख लो, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो यूनिवर्सल सेट होता है, बार बार यू मतलब यूनियन हो जाता है। देखो ये जो फाइव हो गया एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका उल्टा क्या होगा यूनिवर्सल सेट, जिसमें सब कुछ ही आ जाता है, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ। क्लियर है? वैसा ही यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइव, मतलब जहां पे सब कुछ है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, देन लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो अब लास्ट अपना कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। देखो कोई भी एक सेट है, उस सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये फाइनाइट सेट के लिए ही होगा डिफाइन, ठीक है। इनफाइनाइट सेट अगर अपने पास है उसका कार्डिनल नंबर डिफाइंड नहीं होता है, ओके। इसको हम एन ऑफ ए, या मतलब जो सेट है एन ऑफ कोई भी सेट, जैसे एन ऑफ बी, एन ऑफ ए, एन ऑफ सी, कुछ भी जो सेट का नाम है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बाहर में स्मॉल एन लगा देते हैं, तो ये बताता है कार्डिनल नंबर। कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मॉड के अंदर भी दिखता है, ठीक है, पहला चीज़। अब देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं ना ये सारे थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, ए यूनियन बी के अंदर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कैसे, मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ वेन डायग्राम से। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जब हम ए यूनियन बी के अंदर के एलिमेंट्स का नंबर निकालते हैं, तो ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सारे उनको जोड़ देते हैं एन ए, ठीक है। सेकंड बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इन सबको जोड़ देते हैं। अब आप ध्यान से देखो ये बीच में ये वाला 2 बार जुड़ गया, एक बार ग्रीन में एक बार येलो में, ठीक है। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी। बीच का जो पार्ट है वो इंटरसेक्शन है दोनों का, और इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट क्योंकि 2 बार जुड़ गए हैं ना, 2 बार ऐड हो गए, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, तो उनको हम एक बार माइनस करते हैं, तो इससे यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। क्लियर है? ओके। जहाँ पे डाउट रहेगा बोल देना, ठीक है। अब देखो एक सेट ए है, ये सेट बी है, ये दोनों अलग अलग डिसजॉइंट सेट हैं। बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। अब ये वाला जो टर्म है इन ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर में मैंने आपको डिसजॉइंट सेट में बताया भी था वैसे भी कि इंटरसेक्शन जो है ये फाई हो जाता है। फाई के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट जो ये जो एन फाई होगा वो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो? क्लियर है ये वाला पार्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ? जब भी डिसजॉइंट सेट्स होंगे, दो डिसजॉइंट सेट्स में इंटरसेक्शन जो उनका होगा फाई हो जाएगा, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ये वाला जो पार्ट है एन ए इंटरसेक्शन बी ये जीरो हो जाएगा,
और ये जब जीरो हो जाएगा तो अपने पास बस इतना बच जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर है अभी? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला बस नॉर्मली याद कर लो, चाहे छोड़ बता ही देता हूँ पेन डायग्राम से। देखो आपको कभी यूनियन का एलिमेंट पूछ सकता है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। देखो कभी आपसे यूनियन का नंबर ऑफ, ये पूछ सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन पूछ सकता है, कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पूछ सकता है, कभी इन बी पूछ सकता है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, फॉर्मूला बस यही है, घुमा घुमा के पूछता है। और कभी कभी डिसजॉइंट सेट देख के आपसे ये वाला पूछ लेगा। ठीक है, बस ये सबसे मेजर पार्ट इसका है। तीन सेट वाला जो है वो एक बार समझ लो, वो भी ईजी है, मुश्किल नहीं है। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ठीक है, इसको पहले समझ लो। ये ए हुआ, ये बी हुआ। देखो ए माइनस बी बोलने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ बोलूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एन ए माइनस बी, अगर मुझे एन ए माइनस बी लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एन ए माइनस बी आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, दो है, एक और दो। ठीक है, ये पहला चीज। अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसमें से माइनस करेंगे जो भी एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है। और कॉमन का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ये सारे के सारे पांचों एलिमेंट आ जाएंगे, पांच। ठीक है, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब लिखेंगे तो पांच आ जाएंगे। इसमें से अगर हम माइनस कर दें पूरे के पूरे सेट बी के एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अभी भी आपको दिख रहा होगा आंसर सेम आ रहा है। कोई डाउट है तो बोलो इसमें। देखो ये एक सेट हुआ ए, अब ए में से हम इस इंटरसेक्शन को हटाएं, चाहे ए यूनियन बी पूरा सेट लेके हम उसमें से पूरा पूरा बी को हटा लें, दोनों ही केस में जो अपने पास बच रहा है वो इतना ही पार्ट बच रहा है। ठीक है, और वो जो पार्ट बच रहा है वही अपना ए माइनस बी है। चलो देन कोई डाउट नहीं है, तो इसको हटाते हैं अब देखो इसको समझो, ये वाला थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो ज़्यादा बार समझाने में और ज़्यादा मेहनत लगेगा। ये देखो, ये एक सेट हुआ, एक, दो, तीन। ठीक है, अब तीनों का नाम लिख लेते हैं, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। अपने पास तीन सेट्स हैं ए बी सी। अब तीनों में कुछ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर हमें निकालना है, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें तीनों के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो समझना ध्यान से। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, यूनियन का मतलब इतना हुआ कि हमें निकालना है इस वाले पार्ट में यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं, इस पार्ट में यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं, ये हमें निकालना है। अब हमने जब लिखा एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए तो पूरा ये पार्ट आया, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखा तो ये पार्ट आया, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी लिखा तो ये पार्ट आया। समझ रहे हो? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये
ये वाला पार्ट 2 बार आया है, जब एक बार ए लिखा, जब एक बार बी लिखा, 2 बार आया ना। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है ये भी 2 बार आया अपने पास, जब हमने एक बार ए लिखा, जब हमने एक बार बी लिखा। ये वाला पार्ट जो है वो भी 2 बार आया, जब हमने एक बार सी लिखा, एक बार बी लिखा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो, ये जो बीच का पार्ट है ना, ये 3 बार आया, एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। तो जो 2 बार आया, सबसे पहले हमें उसे माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें 2 बार सारा आ रहा है। तो 2 बार वाले को जब हम माइनस करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अभी इतना तक हमने लिखा, हमने क्या किया, हमने क्योंकि जो 2 2 बार आए थे, देखो ये पार्ट 2 बार आया था, तो हमने पूरा पूरा इसको एक बार माइनस किया, इसको एक बार माइनस किया, इसको एक बार माइनस किया। ठीक है। तो अब देखो, अब दिक्कत क्या हो जाएगी ना, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये टोटल 3 बार काउंट हुआ था पहले। आपको याद होगा, एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। लेकिन अब ये 3 बार वापस से माइनस हो गया। किसके साथ? एक बार ए इंटरसेक्शन बी के साथ, एक बार बी इंटरसेक्शन सी के साथ, एक बार ए इंटरसेक्शन सी के साथ। 3 बार माइनस भी हो गया, तो बीच वाला पार्ट तो गायब हो गया, अभी इंक्लूडेड ही नहीं है इस वाले में। क्लियर है ना? हाँ, करेक्ट। तो बीच वाला पार्ट क्योंकि गायब हो गया, 3 बार ऐड हुआ था, और 3 बार इनके साथ सब्ट्रैक्ट भी हो गया, इस वजह से बीच वाले पार्ट को हम ऐड कर देते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला बन के आ जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फॉर्मूला बड़ा सा है, लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअली यहाँ से अगर समझ लोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलो बढ़िया, क्लियर। ये देखो, क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, आपने बनाया होगा शायद, ये पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। ट्राई करो आप लोग। बस एक ही फॉर्मूला लगेगा जो हमने पढ़ा है, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बी। ओके, बाकी लोग? 19। हम्म। सही है, आई थिंक सबका आंसर सही आ रहा है। देखो यहाँ पे दे रखा है, नंबर ऑफ कॉफ़ी 37, नंबर ऑफ टी 52, नंबर ऑफ टी यूनियन कॉफ़ी ये दे रखा है 70। हमसे पूछ क्या रहा है, बोथ पूछ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। तो एन टी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा यूनियन। ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा एन सी प्लस एन टी माइनस एन टी यूनियन सी, यानी कि 37 प्लस 52 माइनस 70, 19 आ रहा है। देख रहे हो क्वेश्चन कितना सिंपल सिंपल होता है सारा। ये एक और क्वेश्चन है, ये तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सी। करेक्ट। डी। फर्स्ट पूछ रहा है ना, यूनियन होगा ना पहला वाला।
सबका सही है, सी। पहला लॉ यूनियन है, सेकंड लॉ इंटरसेक्शन है। देखो यहाँ पे ये सेम चीज लिखा हुआ है, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डेफिनेशंस, टाइप्स, ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज इज इसेंशियल फॉर वेरियस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन एंड फॉर हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट अपना खत्म होता है। इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं, जो जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो लगभग सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब सेट्स के साथ कहीं रिलेशन एंड फंक्शन का मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो मे भी हो सकता है वो क्वेश्चन अभी ना बने, क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं अभी। लेकिन सेट्स, जो प्रॉपर सेट्स के क्वेश्चन है, सारे आप कर सकते हो आराम से। जहाँ पे डाउट होगा आराम से पूछ लेना।